हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आप लोगों को पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीरीज चल रही है और अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल है केमिस्ट्री विद राजेश कसुआ, आप सर्च कर सकते हो। अब पहली बात आती है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो सिंपल सी बात है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, हम उसे क्या कहेंगे, आइसोमर कहेंगे। और इस फिनोमेनन को हम क्या कह देंगे, आइसोमेरिज्म कह देंगे। या दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी जो या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है या स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कह देंगे। लिखना, डेफिनेशन लिख लो आप, दोनों लिखा रहा हूं मैं। दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज आइसोमर and this phenomenon is known as isomerism। दूसरी डेफिनेशन क्या लिख रहे हो अभी, those compound which have same molecular formula but different structural or spatial arrangement are known as isomer and this phenomenon is known as isomerism। आपके जो आइसोमेरिज्म है वो दो तरह का होता है अभी। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, नाम ही बता रहे हैं, समझ गए होंगे आप। और दूसरा कौन सा होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन सा होगा, वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट जिनकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। ठीक है, लिखो, those compound which have same molecular formula but different structure are known as structural isomerism। ठीक है, अब इधर आ जाओ, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कौन सा होता है, those compound which have same molecular formula but different spatial arrangement are known as स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर कहेंगे भाई उनको, मैं रिपीट कर देता हूं, those compound which have same molecular formula but different spatial arrangement are known as stereoisomer and this phenomenon is known as stereoisomerism। stereoisomerism को हम स्पेस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं भी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम क्या कह सकते हैं, स्पेस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट होती है, उनके बेस पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर हम पढ़ेंगे कि दो तरह का होता है, एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे भी, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना कि आइसोमेरिज्म है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, इसको अच्छे से करना है। अब देखो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला आता है कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है सोलवेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म खुद लगा लेना भी। तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, पांचवा है लिगेंड आइसोमेरिज्म, छठा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, और सातवां है पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये 7 टाइप है, एक बार इनको नोट करो, फिर 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसे डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम ही बता रहा है आयोनाइजेशन, यानी वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट एक्वस सॉल्यूशन में वो डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करता हो, उसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। लिख लो, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयन in aqueous solution are known as ionization isomerism।
ठीक है, मैं ब्रीफ में लिख रहा हूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट क्या कर रहा है, डिफरेंट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, किस में भी, इन एक्वस मीडियम। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें एक कंडीशन और है भी, इसमें क्या है कि कंडीशन ये है कि आपके लिगेंड है वो काउंटर आयन की तरह बिहेव करने चाहिए, और काउंटर आयन है वो लिगेंड की तरह भी बिहेव करने चाहिए, यानी उनकी खासियत होनी चाहिए वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हो, वो लिगेंड की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हो और काउंटर आयन की प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हो। ठीक है, तो क्या कंडीशन लिखोगे, लिगेंड आल्सो बिहेव लाइक काउंटर आयन and counter ion also behave like ligand। ठीक है, एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ जाओगे। मान लो आपका ये कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोबाल्ट है, इसके साथ मैंने क्या किया, 5 अमोनिया लगा दिया, और इसके बाद में क्या किया, मैंने एक क्लोराइड लगा दिया, और यहां पर मैंने क्या किया, SO4 लगा दिया। इनकी नेमिंग मैं करवा चुका हूं भाई। अब देखो कोबाल्ट के ऊपर +3 चार्ज है, इस पे -1 है, यहां क्या आ गया, +2 आ गया, इस पे -2 है, बैलेंस हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, जैसे कोबाल्ट है अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेटेड है, यहां पे SO4 आ जाएगा, और इसके बाद में यहां क्या लगा दूंगा, Cl लगा दूंगा। कोबाल्ट पे +3, इस पे -2, यानी +1 आया, -1 आया, इस पे तो 0 होता है, आपको पता है ना। अब देखो दोनों का क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे फॉर्मूला सेम है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, जस्ट सल्फेट को अंदर रख दिया, क्लोराइड को बाहर रख दिया। सल्फेट क्या है, काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन अंदर चला गया तो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, यानी मैंने यही तो कहा है, काउंटर आयन शुड या आल्सो बिहेव लाइक लिगेंड होना चाहिए। और दूसरा, यहां क्लोराइड क्या है, लिगेंड है, बट यहां क्या कैसे काम कर रहा है, काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है। सिंपल है, यानी यह काउंटर आयन की तरह भी बिहेव करना चाहिए जो लिगेंड है, और जो काउंटर आयन है वो लिगेंड की तरह भी बिहेव करना चाहिए। सिंपल है। अब देखो, अब क्या करूंगा मैं, अगर इनको दोनों को एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस मीडियम में डाल देता हूं, यानी वाटर के अंदर डाल देता हूं, सीधी सी बात है, तो होगा क्या, जो काउंटर आयन वाला पार्ट होता है इसे आयोनाइजेशन स्फीयर भी कहते हैं, तो ये आयोनाइज हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है, जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है, वो डिसोसिएट नहीं होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कोबाल्ट है, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, यहाँ Cl है, और ये आयोनाइज होके SO4 2 नेगेटिव दे देगा, और उस पर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। एक्वस मीडियम में ये भी क्या होगा कि कोबाल्ट है, अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटेड है, SO4 यह आयोनाइज नहीं होगा, और ये क्या आ जाएगा, इस पे +1 आ जाएगा, और यहाँ क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्वस मीडियम में डिफरेंट आयन दे रहे हैं, ये भी तो लिखा था हमने कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट एक्वस मीडियम में ये क्या दे रहे हैं, डिफरेंट आयन दे रहे हैं। ठीक है, यह सल्फेट आयन और ये आपका कोऑर्डिनेशन आयन दे रहा है, ये इसको मैं क्या कहूंगा, कॉम्प्लेक्स आयन कह सकता हूं ना, और ये क्या दे रहा है, क्लोराइड आयन और कॉम्प्लेक्स आयन दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट आयन दे रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है। अब इनकी अगर मुझे पता लगाना हो, इनकी एनालिसिस करनी हो भी कौन सा आयन बना है, तो कैसे पता लगाऊंगा, एक होती है इनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस। कौन सी, क्वालिटेटिव एनालिसिस। हाँ जी, ये आगे का पोर्शन है, मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बोर्ड के स्टूडेंट है उनके लिए इतना सफिशिएंट है, आगे वाला शायद स्किप कर देना। हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस में मैं क्या करूंगा कि मैंने इसके अंदर पहले डाला सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अगर आपने वर्नर थ्योरी पढ़ी है तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और मैंने इसमें भी क्या डाला, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसके इसी का मान लो, इसका मैंने ये इसी का है ना पार्ट, ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या था, यह भी प्रेजेंट है, यह भी प्रेजेंट है, इसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। ठीक है,
तो सिल्वर नाइट्रेट आपको पता है क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, AgCl के व्हाइट PPT बना देगा। यानी सिल्वर नाइट्रेट डालने पर व्हाइट PPT बनी तो हमें यह पता चल जाएगा कि उसमें क्लोराइड आयन है, वो आयोनाइजेबल है। ठीक है, और दूसरा मैं इसमें क्या डालूंगा, बेरियम सल्फेट डालूंगा। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट के साथ यह कोई PPT नहीं देगा। ठीक है, यह समझ आ गया होगा इधर। अब इधर देखो कि मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाला इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ये वाटर के अंदर ही सॉल्यूशन था ना, इसमें मैंने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो इसने कोई PPT नहीं दी। बट इसमें मैंने बेरियम सल्फेट नहीं होगा भाई, यहां पे बेरियम क्लोराइड होगा। बट मैंने यहां क्या किया, बेरियम क्लोराइड डाला तो यह बेरियम इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, बेरियम सल्फेट बना लेगा। और बेरियम सल्फेट की क्या होती है, व्हाइट PPT होती है। यानी अगर बेरियम क्लोराइड के साथ, यदि यह बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट PPT देता है तो मतलब क्या है, उसके अंदर सल्फेट आयन प्रेजेंट है। क्लियर होगा। ठीक है, इधर ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर व्हाइट PPT दे रहा है तो इसका मतलब क्लोराइड आयन है। बेरियम क्लोराइड के साथ दे रहा है तो मतलब वो किसकी प्रेजेंस को शो करेगा, सल्फेट आयन की प्रेजेंस को शो करेगा। ठीक है, तो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किसकी हेल्प से कर ली है, एक सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन की हेल्प से, ठीक है, और एक किसकी हेल्प से, बेरियम सल्फेट की, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन की हेल्प से। समझ आ गया होगा। अब दूसरा है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन है भी एक्वस मीडियम में मान लो। हाँ, दूसरा हम इनकी क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। कंडक्टिविटी मेजरमेंट। तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट कैसे करेंगे भी, अब देखो कि यह भी दो आयन दे रहा है, यह भी दो आयन दे रहा है, डिसोसिएट होके एक आयन ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया, ये भी दो आयन दे रहा है। नंबर ऑफ आयन तो सेम है। अब नंबर ऑफ आयन जिसमें ज्यादा होते हैं उनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसके कम होते हैं उसमें कम होते हैं, बट इसमें तो सेम है। अब क्या देखेंगे, हम चार्ज देखेंगे। तो चार्ज क्या हो रहा है कि इस पे -2 है, इस पे +2 है, इस पे +1 है, इस पे -1 है, मतलब चार्ज इनका ज्यादा है। तो हमें पता है कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिन पे चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब मैं ऐसे लिख दूं, जो कंडक्टिविटी मेजरमेंट करूंगा तो इसकी कंडक्टिविटी है वो क्लोराइड से ज्यादा होगी। यानी जो फर्स्ट वाला केस है, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूं, इसको मैं सेकंड मान रहा हूं, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, फर्स्ट की जो कंडक्टिविटी है वो सेकंड से ज्यादा है। ठीक है, तो एक बार इतना नोट करो, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेकंड है आपका सोलवेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये क्या है, इसे मैं ये कहूंगा, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या लिखोगे, लिख लो, स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आप कहोगे जी ये कैसे होगा स्पेशल टाइप, पहले तो इसका मेन पार्ट समझो। इसमें लिखो कि सोलवेट या हाइड्रेट। ठीक है, हमें इसमें ध्यान रखना है कि जो आपके सोलवेंट के मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के साथ भी हो सकते हैं और काउंटर आयन में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर क्रिस्टल है स्ट्रक्चर, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएट रहते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट 5s2। ठीक है, तो वो बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले लिख ही लो, डिफरेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड एज ए काउंटर आयन। ठीक है, डिफरेंट काउंटर आयन के रूप में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, हेयर एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और काउंटर आयन टेक प्लेस। ठीक है, कैसे होगा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं क्रोमियम क्लोराइड 6H2O का वर्नर थ्योरी में इसको लिखना सिखाया था अभी, वहां कोबाल्ट का एग्जांपल दिया था। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पहले क्या करते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल जो भी है आपका, यहाँ ये वाटर लिगेंड का काम करेगा। पहले हम कोशिश करते हैं न्यूट्रल लिगेंड से इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने की, और फिर किससे करेंगे, एनायनिक और केटायनिक से करेंगे। ठीक है, तो मैं क्रोमियम के साथ क्या करूंगा, 6 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दूंगा और यहां क्या आ जाएगा, Cl3 आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मैं क्रोमियम लिखूंगा यहां पर
उसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल लगाऊंगा, एक Cl यहां से अंदर ले गया। अब Cl अंदर ले गया, वाटर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहां Cl2H2O लिख सकता हूं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, एक क्लोराइड अंदर और ले जाऊं मैं, CrH2O क्या हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल 4 रह जाएंगे और Cl2 हो जाएगा। हमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है। मैंने यहां 6 रखा है। अब मैंने क्या किया, एक क्लोराइड अंदर ले गया, वाटर बाहर ले गया, तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। अब क्या हुआ, इसमें भी एक क्लोराइड अंदर और ले गया, एक वाटर बाहर और ले गया, तो वाटर के मॉलिक्यूल 4 हो गए, क्लोराइड 2 हो गए, क्लोराइड बाहर 1 है। अब देखो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक क्लोराइड अंदर और चला जाए, तो फिर क्या होगा, H2O यहां 3 हो जाएगा और यहां Cl3 हो जाएगा और यहां क्या आ जाएगा 3H2O। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों भाई, क्योंकि इस पे +3 चार्ज है, इन पे क्या होगा, तीनों पे -3 चार्ज हो गया। कॉम्प्लेक्स तो क्या हो गया आपका, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के साथ इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड नहीं होते, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ध्यान रखना, वाटर के मॉलिक्यूल या कोई भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है कब जुड़ेंगे, जब उसमें कैटायनिक पार्ट भी हो और एनायनिक पार्ट भी हो, ठीक है। कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट होगा तभी जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब ये तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल में नहीं जुड़ेंगे। अब आ जाओ आगे, तो अब आपसे पूछ ले ये स्ट्रक्चर देखे कि इसके कितने टाइप के आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो 1 2 3 टाइप के हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इसके पॉसिबल है। क्लियर है। अब देखो यह डिसोसिएट होगा तो क्या देगा भाई, क्रोमियम H2O 6 और 3 क्लोराइड आयन देगा, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। और ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा भाई, अब मैं सभी के नहीं लिख रहा क्योंकि मैं बर्नर थ्योरी में बता चुका हूं, चलो एक का और लिख देता हूं। क्रोमियम है, वाटर के 5 मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, एक क्लोराइड है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका +2 आ जाएगा और यहां 2 क्लोराइड आयन आ जाएंगे और प्लस क्या होगा आपका वाटर है वो निकल जाएगा। इस तरह से ये कितने आयन दे रहा है, 2 और 1 3, ये कितना दे रहा था, 3 और 1 4, ठीक है। अब ये कितना देगा, 1 और 1 2, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस इसमें 2 हो जाएंगे। अब हमें इनकी एनालिसिस करनी हो तो कौन कौन सी कर सकते हैं, अब कंपटीशन वाले बच्चों का डिस्कस कर रहा हूं मैं। हाँ, एक और मैंने कहा था ये स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। स्पेशल टाइप क्यों हुआ अभी, क्योंकि इसमें डिफरेंट आयंस बन रहे हैं, है ना। आयंस भी तो क्या है, डिफरेंट बन रहे हैं, इसमें 4 बन रहे हैं, इसमें 3 बन रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का स्पेशल टाइप हो गया। अब देखो इनमें नंबर ऑफ आयन डिफरेंट है। अब देखो जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, एनालिसिस कौन सी करूंगा, पहले कंडक्टिविटी मेजरमेंट करूंगा, किसकी ज्यादा होगी, जिसमें नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, मतलब सबसे ज्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। तो मैं ये लिख सकता हूं कंडक्टिविटी मेजरमेंट में, फर्स्ट की सेकंड से ज्यादा, सेकंड की थर्ड से ज्यादा होगी। सेकंड क्या करूंगा मैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकता हूं, यहां क्या कर सकता हूं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वहां पे मैंने क्या की थी, क्वालिटेटिव की थी, यहां क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूं। कैसे भाई, कि ये 3 क्लोराइड आयन दे रहा है, अगर मान लो मैं इसके एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट डाल देता, एक्सेस में डालना पड़ेगा मुझे, तो क्या होगा 3AgCl बनेगा। इसमें क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट डालूंगा एक्सेस में तो कितने AgCl बनेंगे, 2 क्लोराइड है तो 2 Ag के साथ रिएक्ट करके 2AgCl बना लेंगे। यानी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl है वो कितने बनेंगे, अगर 3 क्लोराइड आयन एज काउंटर आयन प्रेजेंट है तो 3 मोल बनेंगे, 2 क्लोराइड आयन एज काउंटर आयन प्रेजेंट है तो 2 मोल बनेंगे AgCl के, और काउंटर आयन के रूप में अगर एक ही क्लोराइड आयन है तो 1 मोल बनेगा। अगर इस केस में चलो ये न्यूट्रल है, अगर एक भी नहीं होता तो 0 बनता। ये मैं वर्नर थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो इससे क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया ना, ये क्वांटिटी कि फर्स्ट में है
वो 3 मोल AgCl बनेगा, सेकंड में 2 मोल AgCl बनेगा, थर्ड में 1 मोल AgCl बनेगा। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गई है। क्लियर है? तो हमने कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर लिया, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर ली। इस केस में एक और पॉसिबिलिटी है कि रिएक्शन विद थर्ड, इनको ABC से कर लेना भी, ये A है, ये B है और ये C है। और थर्ड है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। ये क्या होता है अभी? कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? वाटर निकालने के काम आता है, पानी निकाल देता है। ये कैसे निकालेगा? अभी देखो, इसमें एक वाटर का, इसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल नहीं है पहले वाले में, ठीक है? तो यहां वेट लॉस नहीं होगा। यहां एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो वाटर को ये अब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसका वेट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? यहां 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो ये वाटर को खींच लेगा, तो यहां इससे ज्यादा वेट लॉस होगा। तो सबसे ज्यादा वेट लॉस किस में हो रहा है? थर्ड में, फिर सेकंड में, और इसमें हो ही नहीं रहा। तो ठीक है, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इससे हम क्या कर लेंगे? वेट लॉस चेक कर लेंगे। तो सबसे ज्यादा किस में होगा? थर्ड में, फिर सेकंड में होगा, और सबसे कम यानी जिसमें होगा ही नहीं वो फर्स्ट है। क्यों भाई? क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है? तो ये 3 इसके लिए मेथड यूज करते हैं। ये था आपका सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कई बार ये देख लेना भी, इस तरह से दे देगा, नंबर ऑफ आइसोमर पूछ लेगा आपसे, वो आने चाहिए आपको। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा भी? ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें एम्बीडेंटेंट लिगेंड हो। एम्बीडेंटेंट लिगेंड के बारे में मैं डिटेल में जो लिगेंड लेक्चर करवाया था, सेकंड था शायद, उसमें डिटेल में मैं बता चुका हूं, ठीक है? तो क्या लिखोगे इसमें? दोज कंपाउंड विच कंटेन एम्बीडेंटेंट लिगेंड शो लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है? एम्बीडेंटेंट कौन सा होता है? जिसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, बट एक टाइम में वो एक ही डोनर साइट का यूटिलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइनाइड है, इसमें यह कार्बन के थ्रू भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू भी डोनेट करता है, बट एक टाइम में ये या तो कार्बन से डोनेट करेगा या नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम होगा। क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपका ये जिंक है और इसके साथ 2 अमोनिया के, या मैं यहां पर मान रहा हूं कि 3 अमोनिया के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और एक यहां क्या है? साइनाइड लगा हुआ है, ठीक है? और इस पे मैंने कर दिया ओवरऑल न्यूट्रल करने के लिए Cl लिख दिया यहां पे। अब देखो इसमें क्या है, एक बार तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? जैसे जिंक है, 3 अमोनिया जुड़े हुए हैं और उसके बाद में NC लिख सकता हूं मैं इसको, क्या यहां Cl आ गया, ठीक है? तो 2 आइसोमर बन गए ना, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला सेम है, बट यहां पर कार्बन डोनर की तरह काम कर रहा है, यहां नाइट्रोजन डोनर की तरह काम कर रहा है। उनके नेम लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? साइनाइडो C होगा और ये साइनाइडो N होगा। नेमिंग में मैं बता चुका हूं, जो डोनर एटम होता है उसका नाम लिखते हैं, या फिर इसे साइनाइडो कह देंगे, इसे आइसोसाइनाइडो कह देंगे, या इसे साइनो कहेंगे, इसे आइसोसाइनो कहेंगे। नेम डिफरेंट आ गए ना। एक आइसोमेरिज्म को पहचानने का ये भी तरीका है, उसकी नेमिंग करो। नेम डिफरेंट आ रहे हैं, फॉर्मूला सेम है, तो आइसोमर हो गया, ठीक है? तो इस तरह से ये आइसोमेरिज्म कौन से हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी लिंक कौन से एटम के साथ है? ये कार्बन एटम से लिंक्ड है और ये नाइट्रोजन एटम से लिंक्ड है। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। कैसे भी? क्लोराइड अंदर चला जाए, साइनाइड बाहर आ जाए, ठीक है? यहां भी क्या होगा? क्लोराइड अंदर चला जाए, आइसोसाइनाइड बाहर आ जाए। समझ आ रहा होगा ना? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इसमें पॉसिबल कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। अगर ऊपर वाले आते हैं तो इनको आगे पीछे रख रख के देखो। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लो जिंक की ले रहा हूं मैं, जिंक के साथ अब की बार मैंने 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, एक साइनाइड और एक NO2 अटैच कर दिया, है ना? ये भी तो एम्बिडेंटेंट है, नाइट्रोजन से भी दे सकता है, ऑक्सीजन से भी दे सकता है।
इसमें क्या पॉसिबिलिटी होगी, एक बार तो मैं क्या करूं यहां पे CN लिख दूं, दूसरी बार क्या लिख दूं मैं NC लिख दूं, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, अब एक और देखो, अब मैंने यहां CN लिखा तो यहां NO2 था, अगर मैं दूसरी बार यह करूं कि यहां CN लिख दूं और यहां ONO लिख दूं, क्या पॉसिबल है। दूसरा क्या लिखूं मैं कि यहां जब मैंने NC लिखा, आइसोसाइनाइड लिखा, तो यहां क्या माने मैंने NO2 माने। अब मैं क्या लिख रहा हूं, यहां NC लिख रहा हूं तो यहां क्या आ जाएगा, ONO आ जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 1 2 3 4, यानी यह क्या करेगा, 4 टाइप का लिंकेज आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दे सकता है। क्लियर है, इस तरह से पूछ लेगा कितने टाइप का देगा। सिंपल है, आप इसको ऐसे लिखो जैसे 2 बार कार्बन डोनर है, एक बार ये और एक बार ये, तो एक बार कार्बन डोनर दूसरी बार कार्बन डोनर। अब ये किसके थ्रू दे सकता है, नाइट्रोजन के थ्रू दे सकता है और ऑक्सीजन के थ्रू दे सकता है, ऐसे लिख लो। ठीक है, अब दूसरी बार आपने क्या किया, यहां नाइट्रोजन डोनर को 2 बार लिख दिया। अब ये क्या होगा, ये नाइट्रोजन के साथ दे सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी दे सकता है, तो यहां से सिंपल से आप कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ गया, 4 टाइम आ गया। आसान है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ये नोट करो। हाँ जी, 4th टाइप है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि आपका पॉजिटिव पार्ट यानी कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि ये क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ 6 अमोनिया के लिगेंड जुड़े हुए हैं, इन पे क्या हो जाएगा, +3 चार्ज हो जाएगा। और यहां मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ NO3 के 6 मॉलिक्यूल, ये क्या है, नाइट्रेटो हैवी, 6 मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है, इस पे क्या हो जाएगा, -3 चार्ज हो जाएगा। यानी कैटायनिक और एनायनिक पार्ट क्या है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी है। ठीक है, इनकी नेमिंग कैसे लिखोगे भी, हेक्सा एमाइन क्रोमियम 3 है ना, आयन लिखते हो आप, क्रोमियम 3, उसके बाद में क्या लिखोगे, हेक्सा नाइट्रेटो, ये क्या हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट, उसके बाद में 3, रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दोगे। ठीक है, ये लिखनी आनी चाहिए आपको। अब देखो, तो लिखो, पहले क्या लिखोगे, इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट आर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ठीक है, सेकंड में क्या लिखोगे, हेयर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड टेक प्लेस, देख लिया होगा आपने। तो यहां क्या होगा, लिगेंड का एक्सचेंज होगा भी, कैसे होगा समझो। अब क्या मैं इसको एक और बना सकता हूं, पहले सिंपल समझाने के लिए लिख रहा हूं, सिंपल वाला बना देता हूं पहले। जैसे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, मान लो कोबाल्ट होता, कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, और यहां पर क्या होगा, क्रोमियम के साथ NO3 के 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो गया। पहले क्या था, क्रोमियम के साथ अमोनिया है, यहां क्रोमियम के साथ क्या है, नाइट्रेटो ग्रुप लगा हुआ है, तो लिगेंड का एक्सचेंज हुआ है। समझ आ गया होगा। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इनकी स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया। समझ आया यहां तक। अब एक बात ध्यान रखना भी, एक कंडीशन और है इसके लिए, एक न्यूट्रल लिगेंड होना चाहिए और दूसरा एनायनिक लिगेंड होना चाहिए। अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल नहीं होगा, इसमें क्या होना चाहिए, लिख लेना, इसमें न्यूट्रल लिगेंड होना चाहिए। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो ये कैटायनिक पार्ट कैसे आएगा। ठीक है, हमें तो कैटायन रखना है ना आगे। अगर मैं यहां CN6 लगा देता तो ये -3 हो जाता, कैटायन के रूप में मैं कहलाता फिर। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, एनायोनिक लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, दूसरा एनायोनिक लिगेंड है। समझ आ गया होगा आपको। अगर एनायोनिक नहीं होता तो ये माइनस चार्ज नहीं आता, माइनस नहीं आता, प्लस वाले को कैसे न्यूट्रल करता। अब समझो, इसमें पूछ सकता है इस तरह से, ये आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया और पूछ लेगा इसमें कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो कैसे करोगे आप, आपको क्या करना है, सिंपल सा है भाई। मैं इसके लिए लिख रहा हूं कि मान लो क्रोमियम के साथ मैंने अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल अटैच कर रखे हैं और NO3- के कितने मॉलिक्यूल अटैच कर रखे हैं, आयन अटैच कर रखे हैं, ये मान लो। यहां पे क्या होगा, यहां भी NH3 लिख दूंगा, NO3- लिख दूंगा। ठीक है, पहले तो मैंने क्या है, यहां पे 6 है NH3 और ये NO3 0 है। अब क्या होगा, यहां पे क्या है, NO3 6 है और ये क्या हो गया, 0 हो गया।
ये मैंने इसके लिए लिखा है ये दोनों, और ये कोबाल्ट के साथ जुड़े हुए हैं दोनों, ये क्रोमियम के साथ है, ये कोबाल्ट के साथ है। ठीक है, अब मैं क्या किया, यहां से NO3 एक यहां ले गया, NH3 यहां जाएगा, तो NH3 कितने रह गए, यहां 5 हो गए, NO3 क्या हो गया, 1 हो गया, ये कितने हो गए, 5 हो गए, और ये 1 हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक NO3 और ले जाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये 2 हो गए, और ये क्या होंगे, 2 होंगे, और ये 4 हो जाएंगे। अब एक NO3 और ले गया, अब क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। क्या है, ये सब पॉसिबल होगा। ये वाला मैं लिख रहा हूं केस, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम के साथ क्या है यार, यहाँ पे NH3 ये है, NO3 3 ये है, और यहाँ पे मैंने क्या कहा, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ क्या होगा, NH3 3 NO3, और ये भी 3 हो गया। ऐसा ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई, इस पे +3 है, इन तीनों पे क्या हो गया, -3 हो गया, कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो दूसरा उसके साथ थोड़ा जुड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहां तक समझ आ गया। अब क्या हुआ, अब आपने कितने कर दिए, 6 5 4 3, फिर क्या करोगे, 2 करोगे, फिर 1 करोगे, फिर 0 करोगे। 0 वाला केस तो हमने ये कंसिडर कर ही रखा है। अब क्या होगा, इसके भी नाइट्रेट क्या कितने लाए थे, 0 1 2 3, यहां पर क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि अगर ये 2 हो जाए और ये 4 हो जाए, यही केस कंसिडर किया मैंने, तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये पीछे आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा, है ना। कैटायनिक पार्ट क्या होता है, आगे आता है। तो इस केस में क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर 4 हो जाएंगे, यहां 2 हो जाएंगे, ये वाले अमोनिया 4 हो गए ना इधर। अब अमोनिया इधर 4 हो गए इस केस में, और 2 क्या हो जाएंगे, NO3 हो जाएंगे। NO3 2 है तो इस पे +1 आ जाएगा, +1 है तो आगे चला जाएगा। ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब आगे कंडीशन क्या है, ये 1 है तो ये कितने हो जाएंगे आपके, 5 हो जाएंगे, और ये 5 है और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आपने सिंपल क्या किया, 0 1 2 3 4 5 काउंटिंग लिखी है, ये लिखा है। अब क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस तरह से कितने पॉसिबल है, 3 ये पॉसिबल है और 3 ये पॉसिबल है, मतलब यह 6 टाइप के आइसोमर शो कर सकता है। क्लियर है, तो इस तरह से आप आसानी से कर लोगे। ये था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। हाँ, जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो इतना याद रख लोगे तो भी सफिशिएंट है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए भी किस किस तरह से आइसोमर पॉसिबल है, उसके लिए सारा याद रखना है। 5th है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, CPI। हाँ, इसे एक बात और ध्यान रखना, जहां जो लिंकेज आइसोमेरिज्म लिखा है उसे आप साल्ट आइसोमेरिज्म भी कहते हो, लिख लेना उसके ब्रैकेट में। लिंकेज आइसोमेरिज्म को क्या कहते हो, साल्ट आइसोमेरिज्म कहते हो, उसके ब्रैकेट में आप लिख लोगे। हाँ, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म ये किस में होगा भाई, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में होता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बोर्ड वाले मत देखो चाहे इसको। अगर आपको अच्छा आगे पढ़ना है, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए देखना चाहो तो देख लो, ये सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। हाँ, ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में होता है। किस में होगा, जिनमें क्या होगा, ब्रिज्ड लिगेंड होते हैं, उस केस में पॉसिबल होता है भैया। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये प्लेटिनम है, यहां मैंने NH2 लगा रखा है, ये प्लेटिनम है, यहां मैंने NH2 लगा रखा है। ये इस तरह से ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं ना, वो लिगेंड जो एक ही टाइम में 2 मेटल के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, यानी उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके लिए ब्रिज का काम कर रहे हैं, इन्हें ब्रिजिंग लिगेंड कहेंगे हम। इस पे -1 होता है, इस पे -1 होता है, इस पे +2 होता है, इस पे +2 है। मैंने जो केस माना है उस पे +2 है, +4 भी होता है। तो यहां क्या करूंगा मैं, यहां NH3 लगा दूंगा, यहां NH3 लगा दूं, यहां Cl लगा दूं और यहां Cl लगा दूं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या ये हो सकती है, मैं यहां से Cl इधर ले जाऊं, NH3 यहां ले आऊं। दूसरा क्या बन जाएगा, प्लेटिनम है, यहां प्लेटिनम है, यहां NH2 आ गया, यहां NH2 आ गया। ठीक है, और मैंने क्या किया, एक NH3 यहां रखा और एक Cl यहां से इधर ले गया।
यहाँ क्या था, HCl पहले था, NH3 यहाँ आ गया, यानी एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हुआ है यहाँ पे अक्रॉस द ब्रिजिंग लिगेंड। लिख लो क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड अक्रॉस द ब्रिजिंग लिगेंड अक्कर। क्लियर है? तो इस तरह से इसमें क्या होंगे, दो तरह के आइसोमर आपके बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप कितना भी कर सकते हो। अगर आपको ये तरीका आ गया ना, तो कोई भी आपको दे दे कॉम्प्लेक्स, उसमें आपको क्या करना है, देखना है कि पॉसिबल आइसोमर उसमें कितने हो सकते हैं। ठीक है, ये था कोऑर्डिनेशन पॉसिबल आइसोमर। नेक्स्ट आते हैं भाई लिगेंड आइसोमर, नोट करो इसको। नेक्स्ट है लिगेंड आइसोमेरिज्म, नाम ही बता रहा है लिगेंड। यहां पे लिगेंड होगा वो कौन सा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा भाई। लिगेंड क्या होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मान लो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, और उसमें क्या होगी, इस लिगेंड में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो आपको पता है पोजीशन आइसोमर शो करते हैं, आइसोमेरिज्म है ना। तो यहां भी क्या होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगी। लिगेंड की आइसोमेरिज्म हो रही है यहां पर, ध्यान रखना। मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं यहां पर कि जैसे CH2 है, यहां पे NH2 लगा दिया मैंने, ये CH2 है, ये CH2 है, और मैंने यहां NH2 लगा दिया। ठीक है, दूसरा ये क्या हो गया, एक लिगेंड हो गया। इसे क्या कहते हैं, ट्राई मिथाइलिन डाइएमाइन बोलते हैं। ये क्या है, ट्राई मिथाइलिन डाइएमाइन है आपका। इसे मैं क्या बोलता हूं, शॉर्ट में TN बोलता हूं। इसमें क्या है, नाइट्रोजन डोनर है, यहां भी नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, बाइडेंटेंट है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं, जैसे CH3 है, यहां पे CH है, यहां CH2 है, यहां NH2 है, यहां NH2 है। फॉर्मूला सेम है, बट पोजीशन क्या थी, यहां 1 और 3 पर था NH2 ग्रुप, और यहां क्या है 1 और 2 पे है, पोजीशन अलग हो गई। तो ये क्या हो गया, दोनों ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनमें पोजीशन है वो अलग अलग है, जो डोनर एटम है उसकी पोजीशन। ठीक है, यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन डोनर है। इसे क्या कहूंगा मैं, प्रोपाइलिन डाइएमाइन। क्या कहूंगा, प्रोपाइलिन डाइएमाइन। या अगर मैं IUPAC नेम लिखूं इसका, क्या होगा अभी, प्रोपेन 1,2 डाइएमाइन। ये क्या होगा, प्रोपेन 1,3 डाइएमाइन। ठीक है, इसे मैं क्या बोलता हूं, PN बोलता हूं। ठीक है, तो इस तरह से लिगेंड हो तो उसे क्या कहेंगे, लिगेंड आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ आपके 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, एक PN जुड़ा होता है ना, ये वाला बाइडेंटेंट है, तो 2 ये बनाएगा, 4 ये बनाएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका। इस पे +3 होता है, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, तो क्या हो जाएगा, या Cl3 लगा दो आप। दूसरा क्या होगा, जैसे कोबाल्ट है, यहां NH3 4 होता, और यहां मैं TN लिख देता। ठीक है, ये वाला, तो इनका क्या हो गया, फॉर्मूला तो सेम हो गया। ठीक है, बट लिगेंड में जो पोजीशन है डोनर एटम की वो डिफरेंट है, तो एक तरह से ये क्या हो गया, लिगेंड आइसोमेरिज्म हो गया है। क्लियर है, बिल्कुल आसान है। एक और होता है भाई आपका 7th है ना, पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये भी पॉलीमेराइजेशन आइसोमेरिज्म, इसे हम क्या कहेंगे, नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। ये कोई ट्रू आइसोमेरिज्म नहीं है भाई, नॉट ट्रू आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा कि मान लो कि आपका यहां पर है प्लेटिनम है, प्लेटिनम के साथ 2 अमोनिया जुड़े हुए हैं, और 2 ही क्या है इसके साथ साइनाइड जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस पे +2 है, इन दोनों पे -2 हो गया, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। एग्जांपल से समझा रहा हूं। अब देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्लेटिनम है, इसके साथ मैंने 4 अमोनिया जोड़ दिए, और प्लेटिनम है, इसके साथ मैंने क्या किया, 4 साइनाइड जोड़ दिए। इस पे क्या हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, इस पे -2 हो जाएगा। चार्ज मैंने कैलकुलेट करना सिखा रखा आपको, पीछे के वीडियो देख लेना। अब इसमें क्या हो गया, प्लेटिनम 2 है, 1 2 प्लेटिनम हो गए। अमोनिया कितने हैं, 4 हैं। साइनाइड कितने हैं, 4 हैं। अमोनिया 4 यहाँ है, और साइनाइड 4 यहाँ है। ठीक है, यहाँ कैटायनिक और एनायनिक दोनों ही कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है। ये मैंने लिख दिया प्लेटिनम के लिए, प्लेटिनम 2 है। आपके अमोनिया कितने हैं, 4 है। साइनाइड भी कितने हैं, 4 है।
यानी ये किस रेशो में होंगे, ऐसे लिख सकता हूं 1:2:2। यहां भी क्या था, प्लेटिनम 1 था, अमोनिया 2 था, साइनाइड 2 थे। क्या हो गया, ये रेशो सेम है ना इनका। यानी मैं क्या कहूंगा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट होगा। मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो डिफरेंट है, बट इनका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिखा था, नोट ट्रू आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का डिफरेंट है, बट जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। ये मेरी तरफ से आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट हुआ। भी जल्दी मिलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के साथ। इसके आपको एग्जांपल मैक्सिमम करने पड़ेंगे भी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।